सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, हम आज जो करने वाले हैं वो अपना जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था वाला टॉपिक चल रहा था, आरपीएससी जो आपका यूआरओ का एग्ज़ाम है उसके तहत, उसमें हमने जो सारे आयोग है वो कंप्लीट कर लिए। सूचना आयोग आपका रहा था। इसके बाद अपने लोक नीति और गारंटी अधिनियम है वो भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, लास्ट टॉपिक है उसके बाद आपका जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम मेन बात करने वाले हैं वो राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है इसी से, तो इसको हम अच्छे से जानेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार तो नाम से स्पष्ट है कि आप कोई भी सूचना ले सकते हो किसी भी विभाग की। ठीक है, जो भी राजस्थान के जो भी विभाग है, डिपार्टमेंट है, और ये पूरे भारत में एक साथ लागू हुआ था। सूचना का जो अधिकार अधिनियम आता है 2005 अधिनियम, ये 2005 है, ये ध्यान रखना। और ये धारा 15 के तहत बनाया गया। ठीक है, धारा 15 के तहत ये अधिनियम बनाया गया। और जो राजस्थान सूचना आयोग का गठन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान सूचना आयोग का गठन यहाँ पे कब किया गया, तो 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का यहाँ पे गठन किया गया। ये गठन और कार्य प्रारंभ, ये सारा ध्यान रखना है आपको, कब ये प्रभावी हुआ। तो तीनों आपको डेट याद रखनी है। प्रभावी तो ये जून में हुआ था 2005 में, तो तीनों डेट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अभी गठन का बता रहा हूँ, गठन का ध्यान रखना, आगे बताऊंगा। अब जो राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है ये कौन थे, तो प्रथम हर बार पूछा जाता है कि जो प्रथम सूचना आयुक्त है ये थे एमडी कोरानी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है वो एमडी कोरानी थे, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर 18 अप्रैल 2006 को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई गई। ठीक है, शपथ यहाँ पे 18 अप्रैल 2006 को यहाँ पे दिलाई गई राज्यपाल द्वारा एमडी कोरानी को, जो कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक तो इस अधिनियम में ये प्रबंध है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, कि एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होगा, प्लस में 10 या 10 से कम राज्य में सूचना आयुक्त होंगे। मुख्य सूचना आयुक्त होगा एक तो, और एक 10 या 10 से कम सूचना आयुक्त होंगे। तो दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सूचना आयोग है जो अपना, ये क्या है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वैधानिक निकाय है, तो ये ध्यान रखना, वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। वैधानिक निकाय है, पूर्णतः स्वायत्त शासी है। ये एग्जाम में आ चुका है आपके क्वेश्चन कि वैधानिक है ऐसे पूरा। फिर इनमें से पूछा गया कौन सा सही है। तो इसके अलावा जो सूचना आयोग को अन्य प्राधिकरण से निर्देश की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना। ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए अच्छे से। तो ये था सूचना आयोग के बारे में बेसिक सी थोड़ी जानकारी। अब देखो, जो सूचना आयोग का ढांचा किस प्रकार का होता है, इसका जो ढांचा दो दिया गया है, किस मतलब क्या कौन कौन से इसके अंतर्गत होते हैं। देखो, सबसे ऊपर तो होता है मुख्य सूचना आयुक्त जो आपको दिख रहा है। तो मुख्य सूचना आयुक्त के बाद आते हैं यहाँ पे आयुक्त। ठीक है, जो भी आयुक्त होते हैं, जितने भी होते हैं, इनके अंतर्गत ये मत याद रखना। ठीक है, इतना बस देख लो एक बार कि विशेषाधिकार रजिस्ट्रार, इसके बाद इसके नीचे सचिव होते हैं। ठीक है, सचिव के नीचे उप सचिव, प्रशासनिक और सांख्यिकी अधिकारी, इनके आगे भी मतलब और जो क्रियाकलाप करने के लिए रखे होते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा ढांचा है जो राजस्थान सूचना आयोग के बारे में है। इसके बाद दोस्तों, जो राज्य सूचना आयोग के गठन की हम बात करते हैं, तो प्रत्येक राज्य के राजपत्र में प्रकाशित, मतलब जो भी राज्य है जो सूचना आयोग का यहाँ पे गठन करेगा तो राजपत्र में प्रकाशित करेगा अधिसूचना, और उसके राज्य के नाम से निकाय का यहाँ पे गठन किया जाएगा। अब जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है, तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा, इसमें ये दो बातें बताई गई है। 10 से अनधिक, मतलब 10 से अधिक नहीं होने चाहिए, या उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त जिन्हें आवश्यक समझे जाए। कुल मिला के ये यही कहना चाहता है कि अब आपने यहाँ पे गठन कर दिया आपके राज्य के लिए सूचना आयोग का, तो इसमें एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होगा, प्लस या तो 10 सदस्य होंगे या 10 से कम होंगे, 10 से अधिक ऊपर नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। कुल मिला के बात यही कहना चाहता है ये। फिर नियुक्ति की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है नियुक्ति, बार बार एग्जाम में यहाँ पे आपके पूछी गई है कि नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है, एक तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, और जितने भी राज्य सूचना आयुक्त है इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा
निम्नलिखित से मिलकर बनी एक सिफारिश समिति बनती है, उसके तहत की जाती है। नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन निर्धारित कौन करता है? देखो, जो मुख्यमंत्री होता है इस समिति का अध्यक्ष होता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है, जो बता रहा है कि कौन मतलब यहाँ पे बनेगा, मतलब कि इनकी सिफारिश यहाँ पे लगेगी, तो मुख्यमंत्री यहाँ पे अध्यक्ष है। इसके अलावा इसमें विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है, और ये तीनों बातें पॉइंट करके पूछी गई है एग्जाम में, इनमें से कौन सा कथन सत्य है या नहीं है। चौथा एक और दे देते हैं। तो मुख्यमंत्री द्वारा एक ऐसा व्यक्ति नाम निर्देशित किया जाता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य है। तो 3 इस समिति के होते हैं सदस्य, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, एक विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, फिर अब इसमें क्या होता है कि एक मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित मंत्रिमंडल का सदस्य भी होता है। तो तीनों आपको ध्यान रखने हैं। तो ये नियुक्ति के बारे में था। अब जो इसकी पदावधि और सेवा शर्तों की बात की जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट आ जाती है यहाँ पे, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर हम बात करें मुख्य सूचना आयुक्त की सबसे पहले, बाकी तो सेम ही होती है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त दोनों में कंडीशन 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले है इनकी नियुक्ति की जाएगी। इनका कार्यकाल रहेगा, ये कार्यकाल की बात है। ठीक है, कार्यकाल या पदावधि। और ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है कि ये जो मुख्य सूचना आयुक्त है ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन जो राज्य सूचना आयुक्त है ये मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए यहाँ पे पात्र होगा। और इसका भी कार्यकाल सेम वही 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी यहाँ पे पहले होता है। तो दोनों बातें हैं। नेक्स्ट हम बात करें इनकी पदच्युति की। पद से कैसे हटाया जा सकता है इनको। देखो, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है या राज्य सूचना आयुक्त है, किसी भी समय राज्यपाल को यहाँ पे संबोधित अक्षर या लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। ये तो है, हटाना कैसे कि ये खुद हटना चाहते हैं। यहाँ पे सीधी सी बात है कि स्वयं कैसे हटना चाहते हैं, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है पहले पॉइंट में। दूसरा आपका क्या कहता है कि जो राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर, ठीक है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कदाचार और असमर्थता के आधार पर कैसे हटाया जा सकता है। देखो, इन कंडीशन में तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय जांच करेगा और ये जांच में दोष सिद्ध हो जाएंगे। इस फिर रिपोर्ट के आधार पर इन्हें निलंबित किया जा सकता है, या जांच अगर चल रही है तो इसको ऐसे भी कहा सकता है कि उपस्थित होने पर इसे प्रतिषिद्ध भी, मतलब आप उपस्थित ना हो यहाँ पे, ये भी आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जा सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, निम्न दशाओं में भी राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, ये भी सेम वही है। दिवालिया हो, अपराध में दोष सिद्ध हो, पदावधि के दौरान पद का कर्तव्य करते हुए कोई वेतनिक नियोजन में कई अन्य लाभ ले रहा हो कोई भी तरीके से, इसके अलावा मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो। ठीक है, फिर जो राज्य सरकार और उसकी ओर से जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस कुछ भी ऐसी बहुत सारी संविदा वगैरह चलती रहती है, उसमें किसी भी प्रकार से मतलब हिस्सा ले रहा है ये, ठीक है, तो वहाँ पे कदाचार का ये दोषी समझा जाएगा। तो कदाचार का दोषी समझा जाएगा। कोई भी मतलब फायदा उठा रहा है, अपना स्वयं का लाभ ले रहा है, तो वो बात इसमें कही गई है। फिर वेतन एवं भत्ते की बात करते हैं। देखो, जो राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त है, इसके आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भत्ते किसके समान होंगे। वही होंगे जो निर्वाचन आयुक्त के होंगे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। फिर जो राज्य सूचना आयुक्त के वही होंगे जो मुख्य सचिव के होंगे। ठीक है, मुख्य सचिव के बारे में भी हमने पढ़ लिया पहले, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, हमारी पूरी सारी क्लासें अच्छे से कराई हुई है। फिर बात करें आयोग के कार्य एवं शक्तियां, तो दोस्तों इसके आयोग के कार्य एवं शक्तियां आते हैं धारा 18, 19 और 20 में। किसमें? 18, 19 और 20 में। इसमें क्या होता है कि जो भी नागरिकों से जो प्राप्त परिवादों की जांच कर उनका निष्पादन करना, जो भी नागरिक जानकारी मांग रहा है किसी भी चीज़ के बारे में या कोई भी समस्या के बारे में, तो उसका यहाँ पे कंप्लीट करेगा। अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने, दोषी अधिकारियों को दंडित करने के साथ साथ प्राधिकरणों का कुशल क्रियान्वयन। इसके नीचे जो भी लोक अधिकारी लगे होते हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में, तो वो भी यहाँ पे बताया गया है। इसमें देखो क्या होता है कि आयोग के द्वारा अपील या परिवाद पर दिए गए निर्देश बाध्यकारी हैं।
जो भी निर्देश आयोग द्वारा दिए जाएंगे वो पूरे बाध्यकारी होंगे, उनको मानना पड़ेगा। और आयोग जो अधिनियम का क्रियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट है ये राज्य सरकार को भी प्रेषित करता है, फिर राज्य सरकार विधानमंडल में भी सभी को इसके बारे में बताती है। नेक्स्ट बात करें परिवाद संबंधी शक्तियां। अब क्या होता है कि जब आयोग के समक्ष नागरिक निम्न बिंदुओं पर परिवाद प्रस्तुत कर सकता है, अगर किसी नागरिक को ऑब्जेक्शन है तो वो क्या करेगा कि जो लोक सूचना अधिकारी है ये क्या है कि नियुक्त किया जाता है इनके द्वारा ही, राज्य स्थान जो सूचना आयोग है इसके द्वारा सभी जिलों में। इसकी अगर वहाँ पे उस टाइम नियुक्ति नहीं है या जो सहायक लोक सूचना अधिकारी है या लोक सूचना अधिकारी है ये आवेदक के जो मीमो है उसको अग्रेसित करने के लिए यहाँ पे इनकार कर दिया है, मतलब ये जानकारी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जो आवेदक है उसको नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा लोक सूचना अधिकारी उसे आवेदित सूचना देने से मना कर दिया, सूचना देने से उसे साफ मना कर रहे हैं, या आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समय अवधि में यहाँ पे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा है ये, इसमें क्या होता है कि 30 दिन के अंतर्गत उन्हें 30 दिन में सूचना देनी होती है, तो लोक सूचना अधिकारी उससे मांगा जा रहा शुल्क तर्क संगत यहाँ पे नहीं है, तो शुल्क यहाँ पे लिया जा रहा है उससे। फिर दी गई सूचना अधूरी है या झूठी भी हो सकती है, तो इन कंडीशन में क्या होता है कि परिवाद की जांच करते समय जो दीवानी न्यायालय की शक्तियां नहीं होने के कारण सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निम्न कार्रवाई, आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ यहाँ पे। अब जो व्यक्ति है, अब जो भी आयोग है वो व्यक्ति को उपस्थित होने उससे पूरी डिटेल मतलब मांग सकता है कि आप मेरे को पूरा प्रूफ दो, सारे दस्तावेज यहाँ पे प्रस्तुत करो, और दस्तावेजों की तलाशी, निरीक्षण लेना, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना, तो उससे सब कुछ करवाएगा। फिर न्यायालय कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेखों की भी यहाँ पे प्रतियां मंगाएगा कि आपने काम किया नहीं, मतलब जांच कर रहा है। कुल मिला के बात क्या कर रहा है, जांच है, और ये यहाँ पे इन चीज़ों को याद नहीं रखना, बस एक बार आपके दिमाग से निकलनी चाहिए। फिर जो भी देखो साक्षी अथवा दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन यहाँ पे जारी किया जाएगा। इसके बाद जो प्रक्रिया होगी इसमें समन जारी। अब जो सूचना आयोग जांच में लोग जो प्राधिकरण के नियंत्रण जितने भी अभिलेख हैं उनके परीक्षण करेगा। इस आधार पर अगर कोई भी छिपाया नहीं जा सकता, सब कुछ सामने होगा, तो फिर यहाँ पे जांच की जाएगी। तो ये जो परिवाद संबंधी शक्तियों में कि जो भी जांच है वो की जा रही थी। अब अपीलीय शक्तियां क्या कहलाएगी कि अधिनियम की जो धारा 19(1) उपधारा 1 के अपीलीय अधिकारी द्वारा दिए गए जो भी निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील सुनने का अधिकार धारा 19 की उपधारा 3 के अंतर्गत सूचना आयोग को प्राप्त है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो दूसरी अपील होगी ना, जो प्रथम अपील के आदेश के पारित होने या प्राप्त होने के 90 दिन में की जा सकती है, तो ये ध्यान रखना 90 दिन लगेंगे, तो 90 दिन में यहाँ पे ये अपील की जा सकती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, जिस लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अपील की जा रही है, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे लोक सूचना अधिकारी के भी विरुद्ध यहाँ पे अपील की जा रही है उसके आवेदन की स्वीकृति के औचित्य में जो प्रमाणीकरण का भार है वो पूरा लोक सूचना अधिकारी का होगा, मतलब वो यहाँ पे पूरा प्रमाणीकरण, यहाँ पे पूरा स्पष्टीकरण देगा, अच्छे से अपना विपक्ष रखेगा। फिर शास्त्रीय आधारोपण की शक्तियां, मतलब अगर जांच जूझ हो गई उसके बाद निष्पादन तथा अपील में दिए गए निर्णय के अंतर्गत आवेदन की प्राप्ति से, मतलब वो दोषी पाया गया है अधिकारी, तो आवेदन की प्राप्ति से जो सूचना उपलब्ध कराने तक 250 रुपये प्रतिदिन का यहाँ पे जुर्माना उस पर आरोपित किया जाएगा, जो कि अधिकतम 25,000 तक का हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो सीधी से कहने की बात यहाँ पे यही है कि जो भी अगर यहाँ पे दोषी पाया जाता है अधिकारी तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। कब से? आवेदन प्राप्ति की सूचना उपलब्ध कराने तक से। फिर जो सूचना अधिकार का अधिनियम आया था, ये बेसिक सी बातें हैं, कुछ वैसे तो कंप्लीट हो गया। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये 2005 में आया था, ये ध्यान रखना है। और पूरे देश में, कब? पूरे देश में ये 15 जून 2005 को प्रभावी की बात करें तो 15 जून 2005 को होगा, ध्यान रखना। गठन और सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और राजस्थान में इसके तहत ही एक जन सूचना पोर्टल बनाया गया, तो इसकी भी डेट आपको याद होनी चाहिए, जो 18 दिसंबर 2020 को ये प्रारंभ किया गया। जन सूचना पोर्टल, ये भी पूछा जा सकता है कब प्रारंभ किया गया आपसे। इसमें क्या है कि 100 अभी क्या अपडेट होती रहती है 115 विभागों की, ठीक है, और ये 334 योजनाओं की
योजनाओं की यहाँ पे 698, अगर अभी प्रेजेंट में आज की डेट की यही लेटेस्ट डाटा है कि 698 सूचना यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अधिनियम 2005 है, ये भी आपको याद रखना है। अब जो वर्तमान में अगर हम बात करें, जो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ये कौन है? इनका नाम है श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इनकी सारी डिटेल्स है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आप इतना याद रखना कि अभी वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त है ये देवेंद्र भूषण गुप्ता जी हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।